हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनानी राजनीतिक संस्थाओं के बारे में देखेंगे। एंशंट इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट ग्रीस, जो कि यूनान में संस्थाएं थीं, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इनकी विशेषताएं देखेंगे कि राजनीतिक संस्थाएं जो भी थीं, इनकी मेन विशेषताएं थी क्या। तो इसके लिए सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो तर्क बुद्धि सत्ता है, तर्क बुद्धि सत्ता का मतलब है कि एक तरह से राजा का शासन उस प्रकार का राजा हो जो कि एक जैसा कि प्लेटो का राजा देखने को हमें मिलता है ना, फिलोसफर किंग, वैसा उसको हम कह सकते हैं तर्क बुद्धि सत्ता। और न्याय विधि के शासन की समस्याओं की जितनी गहरी छानबीन यूनानी चिंतन में की गई है, उतनी गहरी और कहीं नहीं की गई। इनका कहने का अर्थ ये है कि जो भी राजनीति का वर्तमान में हमें विकसित रूप देखने को मिलता है ना, उसकी नींव इसी राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा विकसित की गई हैं। इनके यूनान से ही विकसित की गई है। इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस राजनीति क्षेत्र में। आगे देखते हैं कि संपूर्ण पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की बुनियाद प्राचीन यूनानी पॉलिस अर्थात नगर राज्य की जीवन शैली में निहित है। राजनीति के अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स की व्युत्पत्ति भी पॉलिस से हुई है। इट मीन्स जो नगर राज्य थे यूनान में, जिनको वो ये प्लेटो और अरस्तु नगर राज्य बोलते थे, पॉलिस, तो वो पॉलिश से ही पॉलिटिक्स निकला। और पॉलिटिक्स से ही जो हम आज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, इसकी व्युत्पत्ति होती है। तो जो पॉलिटिक्स का या पॉलिस का आज में इतना व्यापक अर्थ हो चुका है, वो उसका कभी अर्थ नगर राज्य से लिया जाता था। और प्राचीन यूनान जगत जो था, जो छोटे छोटे जो पॉलिश शब्द इन नगर राज्यों के लिए यूज किया जाता था, वो यूनान समय में छोटे छोटे नगर राज्यों का समूह था। नगर राज्यों में ये छोटे छोटे नगर जो थे वो विभाजित थे। इनके यहाँ की जो व्यवस्था थी समाज की, वो जन्म तो एक ही जगह से होती है, एक ही समाज व्यवस्था से इनका जन्म हुआ था। और इनकी राजनीतिक संस्थाएं भी एक जैसी थी, लेकिन इनको बांटने का काम कौन कर रही थी, वो थी प्राकृतिक सीमाएं, जो कि पर्वत, पहाड़, झाड़ी, जंगल, नदियों के द्वारा एक दूसरे से कटे हुए थे। वैसे तो ये एक देशी थे, लेकिन इनके अंदर एक स्वाधीनता की भावना थी, अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त थे, इसलिए इनको ये नगर राज्य के रूप में देखते हैं। क्योंकि आपस में मिलन तो हो नहीं पाता है, क्योंकि प्राकृतिक सीमाएं होती हैं। अब पहाड़, पर्वत और नदियों से तो कोई रोज आ जा पाएगा नहीं, आवागमन इतना सरल नहीं होता था। उस समय की बात है, 500 ईसा पूर्व के पहले की। तो फिर इतने पुराने समय में इतना नहीं हो पाता था जैसे कि आज हम लोग मिल लेते हैं। तो इस तरह से क्या था कि ये सीमाएं ही इन्हें दूर रखती थी एक दूसरे से, जिसके लिए ये एक स्वतंत्र देश मानते थे स्वयं को, छोटे होने के बावजूद, जबकि इनकी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाएं एक ही जैसी थी। यूनानी राजनीतिक एक इनके यहाँ होते थे होमर, उनके समय में। इससे पहले देख लेते कि जो पड़ोसी थे ना, कि एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भी प्रयास करते रहते थे। इसके लिए इन्होंने शुरू शुरू में संबंध भी अच्छे बनाए कि चलो किसी तरह से ही अपने राज्य का विस्तार करके स्थापित कर लेते हैं अपना अस्तित्व। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। इसकी जगह पर होता था संघर्ष, जैसे कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में देखने को मिलता है। तो फिर होमर आता है। होमर एक बहुत महान कवि था, महाकवि कह लेते हैं। तो बहुत महान कवि था यहीं का, यूनान का। तो इसके समय काल से हम जोड़ के देखते हैं कि 700 ईसा पूर्व से कुछ समय पहले वहाँ पर राजतंत्र की स्थापना थी। वहाँ की जो मुख्य प्रणाली थी शासन व्यवस्था की, वो राजतंत्र थी। धीरे धीरे इसके बाद 700 ईसा पूर्व आता है, ये राजतंत्र हो जाता है बेकार वहाँ की जनता के लिए। वहाँ पर किसी तरह का ये रह नहीं जाता, राजतंत्र एक निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। उसके बाद 700 ईसा पूर्व आते आते वहाँ गुटतंत्र स्थापित हो जाता है। गुटतंत्र कुछ समय के लिए तो अच्छे से शासन करता है, लोगों का ख्याल रखता है। और इसमें क्या था मेन, कि जो जातियाँ होती थी, जनजातियाँ हर नगर राज्य की, उनके सरदार मिलकर इस गुटतंत्र का निर्माण करते थे। जैसे कि एक जगह एक जाति है या जनजाति है, तो उसका एक सरदार निकल के आता है, दूसरी जगह का दूसरा निकल के आता है। तो इस तरह से एक ग्रुप बन जाता था इन सरदारों का, और ये सरदार गुटतंत्र का करते थे निर्माण। फिर इसके बाद क्या होता है, इनके में आपस में पटती नहीं है। जो भी हो, आपसी झगड़े होने लगते हैं, जैसे कि वर्तमान में गठबंधन की सरकारों में हम देख सकते हैं। वैसे ही उस समय की परिस्थितियों में होती थी। आखिर थे तो वो भी मानव, और मानव की प्रकृति ही यही है कि कुछ समय बाद वो साझेदारी वाला काम चल नहीं पाता, तो इनके आपसी झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं।
फिर 500 ईसा पूर्व आते आते वहाँ पर तानाशाहों की स्थापना हो जाती है। तानाशाह क्या थे? इनको हम शुरू में मूल रूप से तानाशाह नहीं कह सकते, क्योंकि ये शुरू में तो जो वहाँ के जनसाधारण थे उनके हितैषी थे, उनको साथ लेकर चलते थे, लेकिन समय आने के बाद ये भ्रष्ट तानाशाह के रूप में स्थापित हो गए। ये अब उस तरह का शासक नहीं रह गए जो कि जनसाधारण की हितैषी थी, ये भ्रष्ट हो गए थे। इसके बाद जनसाधारण को ये रास नहीं आया, तो इसके बाद उन्होंने अभिजात वर्ग के साथ मिलकर इनको सत्ता से बाहर कर दिया, जो भी तानाशाह में बैठे हुए लोग थे। उसके बाद जो ये अभिजात वर्ग था जनसाधारण के साथ मिलकर इनको हटाया था सत्ता से, तो अभिजात वर्ग ने सोचा थोड़ा हम भी शासन कर ले, तो अभिजात तंत्र की स्थापना होती है। फिर इसके बाद ये अभिजात भी निकल जाते हैं, इनको भी हटा दिया जाता है सत्ता से, और उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है यूनानी राजनीति में। तो इस तरह से हमें देखने को क्या मिलता है कि होमर का समय था, जो होमर था महाकवि, 700 ईसा पूर्व में वहाँ पे स्थापना होती है यूनान में किसकी? राजतंत्र की। उसके बाद धीरे धीरे आता है गुटतंत्र, उसके आगे हम चलते हैं तो तानाशाह की स्थापना होती है, फिर उसके बाद अभिजात वर्ग, और फिर अभिजात वर्ग को हटाकर फाइनली लोकतंत्र की स्थापना होती है लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास। तो ये इतनी उथल पुथल के बीच में राजनीति का विकास होगा कहाँ? ऑब्वियसली यूनान में ही होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 500 ईसा पूर्व आते आते इतना वहाँ पर उथल पुथल हुआ राजनीति के क्षेत्र में कि प्राचीन यूनान जो था उसको राजनीति का एक, जो ऊपर हम पहली लाइन बता चुके हैं कि तर्क बुद्धि सत्ता विधि शासन, ये सबके जो गहरी छानबीन हुई यहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर इतनी उथल पुथल थी मुख्यतः राजनीति के क्षेत्र में। इसको वहाँ पर पनपने का, राजनीति को सुअवसर, एक अच्छी तरह से इसको अवसर मिला था कि वहाँ पर ये अपना विकास कर सके। तो इस तरह से वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्राचीन यूनान लोकतंत्र कैसा था यूनान का। इसमें हम देखेंगे कि प्राचीन यूनान का लोकतंत्र, और ये क्वेश्चन, ये जो चीज़ें हैं, ये आप इस क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट ग्रीस, जिसके अंदर आप ये सारी बातें लिखेंगे, ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाती है, जिसमें कि पूछा जाएगा कि प्राचीन यूनान की संस्थाओं के बारे में वर्णन करिए या प्राचीन संस्थाओं से संबंधित निबंध लिखिए। तो यही चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी। ये जो शासन आया है ना, कि पहले राजतंत्र था, राजतंत्र के बाद ये गुटतंत्र, गुट अभिजात तंत्र, अभिजात के बाद ये लोकतंत्र, तानाशाह, ये सारी संस्थाएं जो आती गई, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। उसके बाद फाइनली लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो यही संस्थाएं हैं, इनको ही आपको ब्रीफली उसमें डिफाइन करना पड़ेगा, तब आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। इसके बाद हम देखेंगे प्राचीन यूनानी लोकतंत्र। प्राचीन यूनान में, यूनान वहाँ का दो नगर था, एक एथेंस और स्पार्टा। तो एथेंस का एक एथेनियन नेता था क्लास्थनीज। इस क्लास्थनीज का ही बहुत बड़ा योगदान होता है प्राचीन यूनान में लोकतंत्र की स्थापना का। कैसे, इसको हम आगे देखेंगे कि राजनीतिक सुधारों की प्रणाली शुरू की गई थी यूनान में। यूनान में किसके द्वारा? ये एथेनियन नेता क्लास्थनीज के द्वारा, जिसको कि डेमोक्रेटिया कहा गया। जो क्लास्थनीज के द्वारा सुधारों की प्रणाली शुरू की गई थी उसे डेमोक्रेटिया कहा गया था। डेमोक्रेटिया का मतलब हो गया डेमोक्रेसी, जिसमें कि लोगों का शासन होगा। जो दुनिया का पहला ज्ञात लोकतंत्र था वो यूनान का ही था। एथेनियन लोकतंत्र वैसे स्थापित तो हो गया था, लेकिन 2 शताब्दियों से अधिक समय तक जीवित नहीं रहा, क्योंकि ये लोकतंत्र उस रूप में नहीं था जैसा कि हमें वर्तमान समय में लोकतंत्र देखने को मिलता है, जो कि विकसित व्यापक विचारों वाला है, लोगों की सहभागिता है भर भर के। वैसे उस समय नहीं था, बस नाम का ही कह लेते हैं कि एक लोकतंत्र था। तो क्लास्थनीज लोकतंत्र के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो सुधार की प्रणाली क्यों आई? सुधार की प्रणाली वहाँ पर ये इसलिए आई, जैसे डेमोक्रेटिया कहते हैं इस प्रक्रिया को। तो क्लास्थनीज था जो, उसने देखा कि एथेंस में जो अभिजात वर्ग थे, जो कि लोकतंत्र की स्थापना से पूर्व एक कदम पीछे जाते हैं, तो अभिजात ही वर्ग होता है, और अभिजात वर्ग के बाद ही जस्ट उसके बाद में आता है लोकतंत्र। तो जो अभिजात वर्ग था, इसका राजनीति पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित था। लंबे समय से राजनीति में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर इन अभिजात वर्गों का एकाधिकार था। तो ये चीज़ें नहीं इसको अच्छी लग रही थी क्लास्थनीज को। वो उसका मानना था कि जो वहाँ के जनसाधारण हैं वो भी इसमें भाग लें। तो
इसने इस प्रक्रिया के द्वारा इसने ये चीज़ सुधार किया और इनका जो अभिजात वर्ग का आधिपत्य चला आ रहा था, एकाधिकार चला आ रहा था लंबे समय से, इसको समाप्त करने में प्रयास किया और उसमें योगदान दिया। नागरिकता उस समय वहाँ पर किसको किसको प्राप्त थी, तो उस समय पुरुष महिलाओं तक सीमित थी। नागरिकता केवल उन लोगों को ही मिलती थी वहाँ एथेंस में जो महिला या पुरुष, वो महिला पुरुष जिनके माता पिता एथेंस के नागरिक हो। जो एथेंस का नागरिक नहीं होता था, या तो माता हो या तो पिता हो, अगर दोनों नहीं है तो उसके बच्चों को वहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर वो वहाँ रह भी रहे हैं तो एज अ दास रहेंगे, स्लेव की तरह वहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। केवल पुरुषों को, जो वहाँ पुरुष हैं वो 18 वर्ष से अधिक उम्र के, केवल उन्हीं को डैमों में हिस्सा लेने के लिए वो मिलती थी, छूट मिलती थी। डेमो का मतलब होता था एक सभा जो डेमोक्रेटिया का संचालन कर रही थी। जैसे कि हम यहाँ राज्यसभा, लोकसभा, एक सभा की बात करते हैं, वैसे ही वहाँ डेमोक्रेटिया की सभा थी जिसे कि डेमो कहा जाता है। तो एथेनियन लोकतंत्र में 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं जिससे मिलकर ये लोकतंत्र बना था वहाँ का। प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, जैसे कि आज हम स्विट्जरलैंड में देखते हैं ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक वैसे ही एथेंस में उस वक्त प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ये बात चल रही है, जिसमें कि 3 मुख्य संस्थाएं थी जो यहाँ के लोकतंत्र का निर्माण करती है। 3 संस्थाएं थी, एक तो थी एक्लेसिया, दूसरी है बाउल और तीसरी है डिकेस्टरिया। एक्सेलिया में क्या था, एक्सेलिया सर्वोच्च शासी निकाय था जो कि शीर्ष पर था। एक ब्यूरोक्रेसी होती है ना, एक हायरार्की होती है ना, उस हायरार्की पे सर्वोच्च था ये एक्लेसिया। सेकंड नंबर पे था बाउल, जिसमें केवल 500 पुरुष होते थे, ये 500 पुरुषों का समूह था। तीसरी है डिकेस्ट्रिया जो कि लोकप्रिय न्यायालय है, जैसे कि आज सर्वोच्च न्यायालय है भारत में, ठीक ऐसे वहाँ पे न्यायालय था जो न्यायिक कार्यों को संभालता था। तो इन तीनों से मिलकर बनती है वहाँ की लोकतंत्र, जिसे प्राचीन यूनानी लोकतंत्र कहा जाता है। क्लास्थेनीज से ये सब प्रक्रिया शुरू होती है सुधार की। उसके बाद हम नागरिकता हमने देखी। नागरिकता के बाद कौन कौन डेमो में हिस्सा लेता है, तो सिर्फ पुरुष लेते हैं, वो भी जो 18 वर्ष से अधिक के हैं। और इसके बाद ये जो एथेनियन लोकतंत्र था वो 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं से मिलकर बनी थी, जो उसमें थी एक एक्लेसिया, दूसरी बाउल, तीसरी डिकेस्ट्रिया। अब देखते हैं लोकतंत्र का अंत। वहाँ पर जो लोकतंत्र था उसका अंत कैसे हुआ, तो लोकतंत्र का अंत होता है कैसे, तो एथेंस में एक राजा आता है पेरिकलस, शासन करता है। पेरिकलस के शासन में एथेनियन लोकतंत्र ऐसे विकसित हुआ जैसे कि उसमें अभिजात वर्ग के गुण आ गए हों। जिसे क्लास्थेनीज ने सुधार किया था, अभिजात वर्गों के विलक्षण देखकर, जो कि अच्छे नहीं थे, लोकतंत्र के अनुकूल नहीं थे, वो विपरीत जा रहे थे, नकारात्मक प्रभाव डाल रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लोकतंत्र है। वो उसी लोकतंत्र में आगे चलकर पेरिकलस नाम का एक शासक आता है और वो इस तरह से शासन करता है कि वो लोकतंत्र विकसित होने की जगह उसका लोप होता चला जाता है। वहाँ पे अभिजात वर्ग के गुण आ जाते हैं और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रक्रियाएं प्राचीन ग्रीस में जीवित नहीं रही। क्यों, क्योंकि अब उसमें अभिजात वाले गुण आ रहे हैं तो हम उसको लोकतंत्र कैसे कह सकते हैं, तो धीरे धीरे उसका लोप ही हो रहा है, तो वो पीछे को जा रही है। जिस तरह से अभिजात वर्ग से हमने लोकतंत्र की स्थापना की थी, उसी तरह से वो पीछे को जा रही है और वहाँ पे स्थापित हो गया क्या, फिर से वही पुराना वाला सिस्टम सब शुरू हो गया। फिर यहाँ के देखते हैं प्राचीन यूनान के 2 प्रमुख नगर। इसमें हमने बताया था कि स्पार्टा और एथेंस था। स्पार्टा और एथेंस में कभी भी अच्छे संबंध नहीं थे, ये हमेशा ही द्वंद्व किया करते थे, इनमें संघर्ष चलता रहता था। स्पार्टा जो कि शारीरिक रूप से बलवान था, शक्तिशाली था, यहाँ की सैनिक बहुत सुदृढ़ थी। किसी भी इधर उधर के जो अगल बगल के पड़ोसी नगर राज्य थे, इनसे युद्ध में कोई जीत नहीं पाता था जल्दी। यहाँ पर बच्चों को बचपन में ही ले लिया जाता था घर वालों से उन्हें शिक्षा देने के लिए। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से स्पार्टा और एथेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बस हम थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं कि स्पार्टा ये था कि शारीरिक रूप से यहाँ पर जो लोग थे वो शक्तिशाली होते थे, और एथेंस में बौद्धिक रूप से संपन्न व्यक्ति मिलते थे, जैसे कि ये सुकरात और सुकरात और प्लेटो, ये एथेंस से ही निकले हुए विद्वान थे। तो इस तरह से हम देखते हैं स्पार्टा जो कि शारीरिक, सैनिक, इन सब दृष्टि से संपन्न था, वहीं दूसरी ओर एथेंस जो था वो बौद्धिक रूप से संपन्न था।
तो एथेंस में शारीरिक संपन्न या जो सैनिक व्यवस्था है, सैन्य व्यवस्था है, यहाँ की कमज़ोर थी। और स्पार्टा में बौद्धिक रूप से जो व्यक्ति थे वो नहीं मिलते थे। वहाँ पे शारीरिक रूप से जो गुणी लोग थे उनका प्रभुत्व था, वो अच्छा वहाँ पर देखने को मिलता है। उनको शारीरिक रूप से बलवान होते थे। वहाँ की सैन्य व्यवस्था अच्छी थी, राज्य द्वारा केंद्रित, राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा थी, राज्य पूरा खर्चा उठाता था, बच्चे को बचपन से ही सैनिक शिक्षा देता था। तो इसलिए वहाँ का जो ये